फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने ये कहा था कि टू बी एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फैटल। यानी यूएसए का दुश्मन बनना तो खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो है यूएसए का दोस्त बनना। क्योंकि यूएस की हिस्ट्री आप उठाकर देख लो, इन्होंने साउथ वियतनाम को पहले मिलिट्री सपोर्ट वगैरह दिया, फिर जैसे ही नॉर्थ वियतनाम जीतने लगा ये वहां से भाग गए। इन्होंने इराक में कुर्ड्स के साथ ऐसा किया, इनके फेवरेट कंट्री पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने 1971 में ऐसा ही किया, इन्होंने अफगानिस्तान में भी वैसा ही किया। और अब लगता है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तब अहमदाबाद में इंडियंस ने कितना जंगी उनका स्वागत किया था। इतना ही नहीं, इलेक्शन के टाइम तो लोगों ने उनके लिए हवन किए, उनके लिए उपवास भी किए ताकि ट्रंप इलेक्शन जीत जाए। लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया को अपना दोस्त मानते थे, वो एक के बाद एक इंडिया के खिलाफ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कोई अपने दुश्मन के खिलाफ भी ना ले। पहले उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया, फिर उससे भी मन नहीं भरा तो 25% का और एडिशनल टैरिफ लगा दिया, जिससे आज इंडिया की कई सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट, श्रिम्स एटसेट्रा बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं। लेकिन उनका दिल यहीं पर भी नहीं भरा, क्योंकि अब वो एक ऐसा बिल लाने जा रहे हैं जिससे वो पूरे इंडिया की आईटी सेक्टर को बर्बाद करना चाहते हैं। यस, आप ये न्यूज़ देखिए इस बिल के बारे में। इस बिल का नाम है हायर, यानी कि हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। और इस बिल का एकमात्र मकसद है कि इंडियन आउटसोर्सिंग कंपनीज को खत्म करना या फिर उन्हें प्रॉब्लम में लाना। अगर ये एक्ट आ जाता है तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री, जिसके साइज क्लोज टू $300 बिलियन की है और जो इंडिया में 50 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, उस पर काफी हद तक एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो क्या है ये हायर एक्ट और इस एक्ट का इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पर कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, साथ ही इसका आईटी सेक्टर में जॉब करने वालों पर क्या इंपैक्ट होगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से आईटी कंपनीज हैं जिनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू यूएसए से आता है और इस एक्ट का सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें हो सकता है। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। बात है 5 सितंबर 2025 की। यूएस सेनेटर बर्नियर मोरिनो प्रपोज करते हैं यूएसए का हायर एक्ट। ये एक्ट क्या है? तो ये बेसिकली एक धमकी है यूएस कंपनीज को कि आप अपना काम बाहर कंट्री की कंपनीज को आउटसोर्स ना करें, पर्टिकुलरली इंडियन कंपनीज को। अब इसके अंदर 3 मेजर चीजों पर बात की गई है कि 25% एक्साइज टैक्स लगेगा ऑन आउटसोर्सिंग पेमेंट्स, यानी कि ये सीधा 25% का एक्साइज टैक्स लगाने वाले हैं उन कंपनीज पर जो अपना काम इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स करेंगे। दूसरा कि ये जो 25% का चार्ज लगने वाला है उसके ऊपर कंपनीज को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि यूएसए ऑलरेडी कॉर्पोरेशंस को 21% का टैक्स लगाती है, उसके ऊपर 25% का ये टैक्स, यानी कुल मिलाकर 46% तक ये टैक्स जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो 25% एक्साइज टैक्स है, यहाँ से जो भी पैसा आएगा उसका ये क्या करेंगे, तो उसे ये डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड नाम से एक फंड बनाएंगे और उस फंड में डाल देंगे। अब इन पैसों से ये लोकल्स को ट्रेन करेंगे अलग अलग चीजों में, ऐसे इनिशिएटिव्स में लगाएंगे जिससे यूएस की कंपनीज को आउटसोर्सिंग ना करनी पड़े। यानी इन शॉर्ट 25% का टैक्स लगाएंगे, उस पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा और जो भी पैसा आएगा उसको आउटसोर्सिंग को बंद करने में लगाएंगे। अब ये तो बात हो गई हायर एक्ट की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना देना चाहूंगा कि 3 मंथ लॉन्ग वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट की बैच इज लॉन्चिंग सून। तो जिन्हें अभी तक नहीं पता उनके लिए मैं प्रोग्राम के हाइलाइट्स की बात करूं तो ये 12 वीक लॉन्ग ऑनलाइन प्रोग्राम है जो वीकेंड्स में कंडक्ट होगा ताकि प्रोफेशनल भी बड़े आसानी से इसे अटेंड कर पाए। इस कोहॉर्ट में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के वो 7 स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी जिसकी मदद से आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स को ढूंढना सीख जाएंगे। तीसरी चीज, ये प्रोग्राम केस स्टडी बेस्ड लर्निंग अप्रोच फॉलो करता है, यानी कि 100% प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर आपको बताई जाती है जिसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। प्लस लाइव Q&A सेशंस यहाँ पर होंगे जहां पर आप अपनी डाउट्स मुझे और बाकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो पहला सवाल ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट किन के लिए है? तो मैं बता दूं, एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स जो जेन्युइनली अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम बनाया गया है। साथ ही ये फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए भी काफी वैल्यूएबल है, स्पेशली दोज जिन्हें इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर इन जैसी चीजों में अपना करियर बनाना है। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से ही हो, अगर आप इंजीनियरिंग या आर्ट बैकग्राउंड से भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप बेझिझक इस कोहॉर्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। तो अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को लेकर सीरियस हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके मेरा 40 मिनट का काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैंने डिटेल में इस कोहॉर्ट की सारी जानकारी आपको दी है, प्लस वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। तो अगर आप आने वाले 3 महीनों में अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया फॉर्म फिल कीजिए, जिसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको काउंसलिंग सेशन की लिंक प्रोवाइड करेगी। तो बस आखिरी 24 आवर्स बाकी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। सो सी यू इन द सेशन। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एक्ट है इसका इंडियन कंपनीज पर और इंडियन कंपनीज के एम्प्लॉयज पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा।
नंबर्स में बात करूं तो आईटी और बीपीएम यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इन दोनों सेक्टर में कुल मिलाकर 58 लाख लोग इंडिया में जॉब करते हैं। नासकॉम का ये डेटा है। अब बात करते हैं कि वो कौन से आईटी कंपनीज हैं जिस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। देखिए, इंडियन कंपनीज पिछले 30 सालों से यूएस को आईटी सर्विसेज सप्लाई कर रही है और फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 आज हम आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर 1 है विथ मार्केट शेयर ऑफ 44%। इंडिया के बाद अगर कोई आता है तो वो फिलीपींस है विथ 10% मार्केट शेयर और फिर बाकी कंट्रीज आती है। हालांकि इन सालों में जो आउटसोर्सिंग बिजनेस का नेचर है वो भी बदल गया है। शुरुआत में इंडिया में बहुत सारे बीपीओस चलते थे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कॉल सेंटर्स, लेकिन अब उसमें से काफ़ी सारा पार्ट फिलीपींस में चला गया है और जो कोर आईटी का काम है वो इंडिया में अभी हो रहा है। कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, उस पर भी इंडियंस काम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी रिसेंटली इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि जो मेनली चिप डिजाइनिंग का जो काम होता है वो काफ़ी सारे इंडियन इंजीनियर्स ही कर रहे हैं। अब अगर इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ 5 कंपनीज ऐसी हैं जिन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है अगर ये एक्ट आ जाता है तो। नंबर 1 पर है TCS, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी है। TCS का 60% रेवेन्यू आता है यूएस से। अगर हम Q1 की बात करें तो उसमें भी मोर देन 50% रेवेन्यू इनका यूएस से आया है और उसमें भी जो 30% रेवेन्यू आ रहा है वो BFSI सेक्टर से है। यानी कि TCS में BFSI सेक्टर पर काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर ये एक्ट आता है तो। नंबर 2 पर है इन्फोसिस, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इन्फोसिस की बात करें तो उसका 58% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आया है। एग्जैक्ट यूएस का बाइफर्केशन हमें यहाँ पर नहीं मिला लास्ट ईयर का। उसके बाद विप्रो आता है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जिसने 89,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, जिसमें से 55,000 करोड़ सिर्फ यूएस से आया है। नेक्स्ट है HCL का भी 64% रेवेन्यू यूएस से आता है और उसके बाद टेक महिंद्रा है जिसका 49.2% रेवेन्यू सिर्फ यूएस से आता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हर बड़ी कंपनी का एटलीस्ट 50% रेवेन्यू आज यूएस से आ रहा है और जो छोटी मोटी कंपनीज हैं वो भी काफ़ी हेविली डिपेंडेंट है यूएस पर। यानी एक चीज़ तो सिंपल है कि अगर ये एक्ट आ जाता है तो इन कंपनीज में काम करने वाले लोगों पर काफ़ी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात ये भी है कि क्या ये सिर्फ 25% रहेगा आने के बाद, या फिर ट्रम्प का और एक ईगो हर्ट हो जाएगा जिसके बाद ये 25 को और बढ़ाएंगे, और पता नहीं। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं होता है, आज अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अच्छी सैलरी कमाते हैं। जब किसी को 4 साल 5 साल आईटी सेक्टर में हो जाते हैं तो कंपेयर टू अदर सेक्टर्स दे मेक वेरी गुड मनी। तो इससे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, इंडिया की ग्रोथ में उनका काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर यह एक्ट आ जाता है तो ग्रोथ पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि ये जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो भी टॉप आईटी कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑलरेडी वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई है। उनकी ग्रोथ 10-12% से ज़्यादा हो नहीं रही है। ऐसे में अगर इस तरह के एक्ट हो जाते हैं तो डी ग्रोथ होने के चांसेस है और उससे लोगों की जॉब और एम्प्लॉयमेंट पर भी काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इशू है जिसमें इंडिया ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। इसमें अगर आईटी सेक्टर में भी प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और एक इसका एक रिपल इफेक्ट होगा जो बाकी सेक्टर्स पर भी धीरे धीरे पड़ने लगेगा, जैसे कि रियल इस्टेट पर, क्योंकि यही लोग हैं जो काफ़ी भारी मात्रा में रियल इस्टेट, फ्लैट्स और बाकी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये शायद होने ही वाला था। जब भी किसी कंट्री की किसी एक कंट्री पर इतनी ज़्यादा निर्भरता हो जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें आज नकल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हमारा सर्विस सेक्टर एक ही होड़ में लगा रहता है कि कैसे यूएस में पैसा बनाया जाए, कैसे यूएस में क्लाइंट्स ढूंढे जाए। चाइना ने भी इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग और यूएस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने रिसर्च पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और रिजल्ट ये कि आज वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ों में वर्ल्ड में नंबर 1 बन गए हैं। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टेस्ला के साथ साथ चाइनीज़ कंपनीज जैसे कि BYD और NIO दुनिया भर में यूएस को तगड़ी कंपटीशन दे रहे हैं। इसी तरह साउथ कोरिया को देख लो, पहले उनकी इकोनॉमी बेसिक एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च में इन्वेस्ट किया और आज सैमसंग और SK हाइनिक्स ग्लोबल चिप लीडर्स हैं। ताइवान भी इसी अप्रोच से आगे निकला। TSMC जैसी कंपनीज ने इतनी रिसर्च और इनोवेशन की कि आज पूरी दुनिया में सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स वही बनाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया की सर्विस कंपनी ने ना तो ज़्यादा रिसर्च किया, ना ही ज़्यादा इनोवेशन। इनका फोकस था कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अमेरिकन कंपनीज को और अमीर कैसे बनाए। और इसी के चलते कहावत भी मशहूर हो गई है कि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा अमेरिका। तो व्हाट शुड वी डू? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि रिसेंटली गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया फोकस था, तो कुछ सेक्टर जैसे डिफेंस वगैरह में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, बाकी सेक्टर्स में उतना नहीं हो रहा है।
आने वाले टाइम में शायद सेमीकंडक्टर में देखने मिले, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर पर भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जॉब्स निकल कर आ रही है। क्योंकि आईटी सेक्टर जो है इंडिया का, वो इंडिया की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हर साल $1 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करती है और लाखों में जॉब्स भी क्रिएट करती है। पर चैलेंज ये कि हमारा आईटी सेक्टर आउटसोर्सिंग और सपोर्ट तक ही लिमिटेड है। रिसर्च, प्रोडक्ट इनोवेशन और अपने ग्लोबल ब्रांड्स बनाने पर इंडिया का उतना फोकस नहीं है। आज भी आप देखेंगे कि जितने भी टेक प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम ऐसे हैं जो इंडिया से बने हैं। अगर हमारे पास इतनी बड़ी आईटी पावर है तो आइडियली हमें तगड़े प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इंडिया का फोकस एरिया ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। जब तक ट्रम्प है, इस तरह की चीज़ें चलती रहेगी। मुझे लगता है उन्होंने जो 25% का टैरिफ शुरुआत में लगाया इंडियन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर, बाद में ईगो हर्ट हुआ तो 50% कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा अब लग रहा है कि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इंडिया को, क्योंकि इंडिया अब रिसेंटली चाइना के नज़दीक जाने की कोशिश कर रही है, रशिया के नज़दीक तो है ही। तो मुझे लगता है ट्रम्प को अभी दिख रहा है कि शायद इन सेक्टर से काम नहीं चलेगा, तो हमें आईटी सेक्टर पर वार करना पड़ेगा, शायद वहाँ से कुछ निकल जाए। और इस तरह की ये चीज़ें दिख रही है। और एक तो इंडियन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इंटरवीन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते, क्योंकि डिपेंडेंसी इंडियन आईटी सेक्टर की यूएस पर बहुत बहुत ज़्यादा है और ऑलरेडी सैचुरेशन हो गया मार्केट में, ग्रोथ तो हो नहीं रही है। तो जल्द से जल्द इंडिया को रिसर्च इनोवेशन की तरफ जाना पड़ेगा और साथ ही अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा जल्द से जल्द। अदरवाइज ये चलता रहेगा। आज 25% एक्साइज टैक्स की बात कर रहे हैं, कल शायद 100% की हो, हू नोस।